राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु निर्धारित किया गया है कि हम लोगों को 21वीं सदी में प्रवेश करना है। यह इस विचार को हम लोगों को पकड़ के समझना चाहिए। शिक्षा नीति में कहा गया कि 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है। अब प्रश्न है कि हम प्रवेश करें, कैसे करें? प्रवेश करने के लिए 20वीं शताब्दी को छोड़ना पड़ेगा और वहां से कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे की ओर, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए पहले कदम उठाना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह कि 20वीं शताब्दी को तब छोड़ेंगे जब 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मतलब स्थान परिवर्तन। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हम स्थान को परिवर्तित कर दें। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, मतलब जिस परिवेश में हम हैं, जिस वातावरण में हैं, जैसा कुछ कर रहे हैं, उसको छोड़ें और कुछ नए के तरफ कदम बढ़ावे। एक पंक्ति मैंने लिखी थी कभी, हर अगला कदम पिछले कदम से खौफ खाता है। हर अगला कदम पिछले कदम से खौफ खाता है कि हर पिछला कदम अगले कदम से बढ़ गया है। तो जब कहीं चलने का प्रयास करते हैं तो जिस स्थान पर खड़े रहते हैं उसको छोड़ते हैं, उसको धक्का मारते हैं। हमारा पांव धक्का मार के दूसरा स्टेप उठा लेता है, आगे बढ़ते हैं। मतलब हम 21वीं शताब्दी में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब 20वीं शताब्दी को पूरी तरह छोड़ दें। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि उसको पकड़े रहें और 21वीं शताब्दी में प्रवेश करें तो यह संभव नहीं होगा, पूरी तरह छोड़ देना होगा। ये इतने वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी बनी, कितना बड़ा काम हुआ। अब हम लोगों को संपूर्ण रूप से नई शिक्षा नीति पर आश्रित हो जाना पड़ेगा। थोड़ा ही भी करें, थोड़ा ही भी करें। और यह कहावत है कि ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों को अब नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह प्रांतीय शिक्षा नीति नहीं है। अभी तक शिक्षा प्रांत और राष्ट्र दोनों की ज्वाइंट संपत्ति मानी जाती है। देश अगर कुछ चाहता भी है तो राज्य उसमें अपनी बात घुसा देता है, पूरी की पूरी बात उतारता नहीं है। फल यह होता है कि केंद्र से जो शिक्षा नीति बनती है, राज्य में आके उसका ट्रांसलेशन होने लगता है, उसकी व्याख्या होने लगती है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भारत में रेल चल रहा है, जिस प्रकार पोस्ट ऑफिस चल रहा है, जिस प्रकार इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब चल रहा है, शिक्षा को भी केंद्रीय सूची में रहना चाहिए। क्योंकि एक बार जो वहां से धारा चले तो पूरे राज्य में फैल जाए। आज अगर हम कहते हैं कि यह शिक्षा नीति चले, हो सकता है कि कोई राज्य कहे कि मैं इसको ऐसे करूंगा। हम लोगों के गांव के बगल में, मैं तो सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, और सीतामढ़ी के बगल में नेपाल बॉर्डर है। इतना छोटा कंट्री है जो हम लोगों के संबंधी है, उस कुटुंब है हम लोगों का। हमारे यहाँ आता है तो हिंदी में बात करता है, जब वो नेपाल में जाता है तो नेपाली में बात करता है। हमारे यहाँ आता है तो भारतीय पैसा खर्च करता है, नेपाल में जाता है तो भारतीय पैसा नहीं चलता, वहां नेहरू चलता है। नेहरू का मतलब नेपाली रुपया, एनसी नेपाली करेंसी, इसको कहते हैं आईसी इंडियन करेंसी। तो वहां छोटा सा कंट्री एक तरह का नियम बनाया हुआ है, और किसी स्कूल में जाइए तो दो तरह का सिलेबस नहीं है।
नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही प्रकार की सिलेबस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रयास किया गया, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर राज्यों के हाथ में चला जाएगा तो भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा नीति देश में फिर हो जाएगी। मेरी तो प्रार्थना है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है तो केरल से कश्मीर तक एक शिक्षा नीति बने, एक ही तरह की बात हो, हमारी मनमानी नहीं चलेगी, तभी हम 21वीं शताब्दी की बात कर सकेंगे। पहली बात तो यह है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि स्थान जब हम परिवर्तन कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। मैंने सुना विदेश में एक बहुत ही पुराना गिरजाघर था, जर्जर हो गया था, तो वहां के मैनेजिंग कमेटी के लोग बैठ के विचार करने लगे इस गिरजाघर को क्या करें। तो लोगों ने कहा कि इसको तोड़ना पड़ेगा। कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसको प्रस्ताव नंबर 1, इस गिरजाघर को तोड़ दिया जाए। प्रस्ताव नंबर 2, इसी स्थान पर इसी मटेरियल से, क्योंकि एक एक ईंटा में बाइबल की आवाज गूंज रही है, इसी स्थान पर इसी मटेरियल से दूसरा गिरजाघर बनाया जाए। और तीसरा प्रस्ताव, जब तक नया बन नहीं जाता है तब तक पुराना को तोड़ा ना जाए। यह स्थिति ठीक नहीं है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं किसी को तब तक निर्माण नहीं हो सकता है। हमको इस माइथ को तोड़ देना पड़ेगा। शिक्षा किसी एक व्यक्ति की चीज नहीं है, यह राष्ट्र का प्राण है, राष्ट्र की सांस है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए एक रूपता होनी चाहिए, मनोबल ऐसा हो। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के मन में अगर यह भाव भर दिया, गो वेयर नन हैज गॉन, डू व्हिच नन हैज डन, तो पहली बात तो यह होगी कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मन को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, निष्ठा को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब हमारी निष्ठा बन जाएगी कि मुझे नया करना है। आज दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जिनकी अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है। हमारी नई शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा मातृभाषा में दो, प्राइमरी कक्षाओं में यह देना आवश्यक है। जब तक हम आश्रित रहेंगे दूसरे के ऊपर तब तक उससे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि चलिए नए 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए हम लोग पांव को अपने स्थिर करके उठाएं और अगला कदम बढ़ाएं और पीछे को भूल जाएं। अतीत के तरफ जाने से भविष्य की खोज नहीं हो सकती है। हम अतीत में जाकर अपने भविष्य की खोज करना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर नई शिक्षा नीति में प्रवेश करना है तो पुरानी को छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, केवल इतिहास भूगोल यह हमारा है, हम पढ़ेंगे, हम अपने विरासत को याद रखेंगे, अपनी परंपराओं को याद रखेंगे, लेकिन वह आश्रित नहीं, भविष्य के लिए आश्रित नहीं होगा। हम आगे बढ़ते चलेंगे, तभी हो सकता है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम आगे प्रवेश कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कहा गया है, शिक्षा नीति में कहा गया कि परीक्षा जो होती है हमारी, उस परीक्षा के पद्धति से बच्चों के व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो पाती। हम बच्चों के पूरा मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब अंदाज करिए, 1 वर्ष तक किसी विषय को पढ़ाया गया और 3 घंटा में कहा गया कि उसकी प्रश्न पूछकर हो सकता है बच्चे ने उस पेज को, उस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा हो सकता है बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो सकता है कोई अमुक मानसिक दबाव हो, प्रताड़ना हो, पारिवारिक कलह हो, वह बच्चा उस दिन नहीं लिख पा रहा है।
इसका मतलब है कि मूल्यांकन होगा तो सबसे नीचे चला जाएगा वो। इसलिए मार्कशीट की जो व्यवस्था की गई है, और हमारे अभिभावक, माननीय अभिभावक लोग ऐसे करते हैं, बच्चों को नंबर देखकर उसका चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। कितना नंबर तुमको आया, कितना प्रतिशत नंबर आया। अगर वो कहता है जो 2-3% नीचे आया तो गार्जियन को मन छोट हो गया, अब बच्चे को प्रताड़ित कर दिया। उस मार्कशीट के आधार पर बच्चे के चरित्र का मूल्यांकन कर लेना अपराध है, क्योंकि उसमें परीक्षा में, आज की जो परीक्षा, उससे जांच तो होती ही नहीं है। होना क्या चाहिए, पूरे वर्ष भर के का मूल्यांकन करो, और उसके लिए शिक्षा नीति में कहा कि होलिस्टिक, पूरे आचरण को करो, पूरे चरित्र का मूल्यांकन करो। मनोविज्ञान में कहा जाता है, पूछा जाता है, जो कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है मनुष्य का, एक चैप्टर है मनोविज्ञान में, चरित्र। उसमें कहा जाता है क्या है मनोविज्ञान, मनुष्य का चरित्र, तो मनुष्य के बाहरी भीतरी विचारों, संस्कारों का संपूर्ण रूप से योगफल चरित्र है। आजकल चरित्र माने क्या हुआ, उसका आचरण ठीक है, हमने कह दिया कि उसका चरित्र ठीक है। सर्टिफिकेट लेने जाइएगा किसी स्कूल कॉलेज में, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जाएगा, वी नो नथिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, उस सर्टिफिकेट मान्य है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि बच्चों के मूल्यांकन पद्धति को भी नई दृष्टि से देखा जाए। नई शिक्षा नीति आ गई, अब नई अगर पद्धति, जांच की पद्धति अगर ठीक नहीं होगी, और उसी 20वीं शताब्दी वाली परीक्षा 3 घंटा में लिखो राम जी के कहानी, तब बच्चों के चरित्र का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इस भागते हुए युग में हमारे देश के एक नेता ने कहा था कि अब समय नहीं है कि किसी चौराहे पर खड़ा होकर पूछिए कि भाई साहब सड़क कहाँ जाती है। जितने देर में खड़ा होकर पूछिएगा तो बहुत लोग आगे निकल जाएगा आपसे। प्रतियोगिता का युग है, एक एक दिन की प्रतियोगिता हो रही है। अब पिछली बार पीछे मुड़कर पूछिएगा किसी से, उतने समय में तो 10 कदम आगे बढ़ जाएगा लोग। संघर्ष के बात है, तैयारी करने की बात है। इसलिए पुरानी शिक्षा पद्धति को अगर बदला गया तो परीक्षा पद्धति को सबसे पहले बदलने की आवश्यकता है, और संपूर्ण चरित्र का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे के बारे में हम सब कुछ जान सके। अब मान लिया मैं अपनी बात करता हूं, मैं जब हाई स्कूल में 8वां में गया तो मेरे शिक्षक ने मुझे, सब मेरे मित्र लोग साइंस पढ़ रहे थे, मैं भी साइंस की क्लास में गया। उस समय 8वां क्लास में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेना पड़ता था, यह 1950-51 की बात है, उससे पहले। तो मैं क्लास में, साइंस के क्लास में गया, टीचर ने हमसे साइंस के 2 सवाल पूछा, मुझसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए। हमने पूछा क्यों सर? उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क गणित पढ़ने लायक नहीं है, तुम बाहर जाओ, आर्ट्स पढ़ो। और मैं आर्ट्स पढ़ने लगा। अगर मैं साइंस पढ़ता उस समय तो मैट्रिक पास भी नहीं करता। रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर गणित पढ़ाया जाता तो हमारा देश विश्व विभूति से वंचित रह जाता। भाभा को अगर साहित्य पढ़ाया जाता तो देश वंचित रह जाता इतनी बड़ी मेधा शक्ति से। उस तरह हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी सही जांच अगर की जाए तो अपने अपने दिशा में। अब कोई क्रिकेट खेलता है, उसमें टॉप करता है। हमारे देश में अनेक लड़के हैं हमारे, विश्व में नाम किए हुए हैं। अगर वो पढ़ाई करते, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, तो बीए पास करके किसी ऑफिस में क्लर्क होते हो, आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों? उसकी प्रतिभा की पहचान हो गई होगी, हम लोग नहीं जानते हैं। अगर किसी से आइंस्टीन के संबंध में कहा जाता है
कि 7वां क्लास में जब उनको एडमिशन कराने के लिए उनके अभिभावक ले गए तो हेडमास्टर ने एक सवाल पूछा उनसे, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? और वो आइंस्टीन जोड़ने लगे। उनको पता नहीं था कि हाथ में कितनी अंगुलियां होती है। जोड़ने लगे। हेडमास्टर ने कहा कि दो, व्हेन यू कैनॉट काउंट योर फिंगर्स आई कैनॉट टेक योर एडमिशन। तुम अपनी अंगुली नहीं गिन सकते और उसका ही वाज रिजेक्टेड, एडमिशन वाज रिजेक्टेड। अब ऐसी स्थिति में आइंस्टीन को देख ली। हम एक किसी समस्या से, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक प्रश्न के उत्तर से हम मूल्यांकन करें, संभव नहीं। करने के लिए पूरा आचरण करना होगा। यह कैसे होगा? अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे शिक्षा नीति से कि आप परीक्षा का मूल्यांकन पद्धति भी व्यवस्थित करें, नई व्यवस्था लगा दें, नई दृष्टि पैदा कर दें, नए ढंग से हमारा मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन करें। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो संगीत गाता हो वो गणित में भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं। खेल करता हो तो वह साइंस और आर्ट्स में भी अच्छा नहीं होता है। इस दृष्टि से मूल्यांकन पद्धति को भी बदलने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहा गया कि भाषा, अपनी भाषा में शिक्षा दो, अपनी भाषा में, जो भाषा को वो समझ सके। अब कहा गया ना, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने तो कहा कि आधी शक्ति तो लग जाती है भाषा समझने में। यह बात सही है। अपनी भाषा में, घरेलू भाषा में शिक्षा दो, तब बच्चे समझ सकेंगे। इसी तरह हम लोगों को व्यवहारिक होने की आवश्यकता है, ताकि हम शिक्षा को गहराई से समझ सके, शिक्षा को जीवन में उतार सके। और अंत में मेरा निवेदन केवल इतना है कि शिक्षा को फैलने दीजिए। यूनिवर्सल चरित्र देने की जरूरत है। मेरा ट्रांसफर अगर केरल होता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसी शिक्षा दो। केंद्रीय विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया, लेकिन शिक्षा नीति जो बदल, केंद्रीय विद्यालय वाले लोग कहते हैं मैं केवल केंद्रीय बच्चों को बात करूंगा और बच्चों की बात नहीं करूंगा। एक राज्य में कितने प्रकार के बच्चे हैं? कुछ लोग माइनॉरिटी के बच्चे हैं, कुछ लोग राज्य के बच्चे हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक के पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ लोग आईसीएसई में पढ़ते हैं, कुछ लोग सीबीएसई में पढ़ते हैं, कुछ लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। इतने भी विविधाओं के बीच में अगर हमारी शिक्षा नीति चलेगी तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम यह आशा करते हैं कि पुराने समस्त विधाओं को ध्वस्त करके नया कलश निकाला जाए। तब 21वीं शताब्दी में हम लोग जब प्रवेश करेंगे तो नई दृष्टि से प्रवेश करेंगे और पूरे विश्व में हमारा नाम होगा। और शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा, और चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण करता है। तो हम इसी में सफल हो सकेंगे।